हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंजीनियर्स पाथ एकेडमी में। मेरा नाम है अरविंद चौहान और आज से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज, जिसमें मैं आपको कंप्लीट नॉन टेक कराने वाला हूँ विद एमसीक्यू। इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी देखिए, आपके पास 50 से 55 दिन है। एग्जाम आपका अक्टूबर के लास्ट में होगा, तो इस टाइम में आप कंप्लीट नॉन टेक कर सकते हैं। इसके लिए आपने ये सीरीज फॉलो करनी है और हर लेक्चर को आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले एनी मोर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज एन। तो देखिए, पंचायत सिस्टम या पंचायती राज क्या है। जो हमारा विलेज होता है, हमारा ब्लॉक होता है और हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, इनको हमने इंक्लूड किया है पंचायती राज में और 3 टायर का एक सिस्टम बनाया है जिसको बोला पंचायती राज सिस्टम। इसमें विलेज लेवल पर जो हेड होंगे वे होंगे प्रधान, ब्लॉक लेवल पे जो हेड होंगे उनको बोलेंगे प्रमुख और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड होंगे उनको बोलेंगे चेयरमैन। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रधान और या फिर विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल पर पंचायती सिस्टम होता है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूशन की, जो भी उनको काम मिला है उसको एग्जीक्यूट कराने की। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बॉडी होती है उसका काम होता है एडवाइजरी एंड सुपरविजन का, मतलब एडवाइस करना, इन दोनों को एडवाइस करना और इनके काम को देखना, उसको सुपरवाइज करना। ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ पे हमको बताना है ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी का। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं 4 कमिटीज की। तो सबसे पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ये बनी थी 1957 में और इन्होंने दिया था 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम जो भी हमने देखा वो 3 टायर सिस्टम था। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी 1977 में। इन्होंने दिया 2 टायर सिस्टम। इन्होंने ब्लॉक लेवल को रद्द कर दिया और सिर्फ विलेज से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट। एंड इन दोनों के बारे में नहीं पूछता है, तो आपने इन दोनों के ही बारे में याद रखना है। ये कब बनी थी और कौन कौन से इन्होंने टायर सिस्टम दिए थे। इसने दिए थे 3 टायर सिस्टम, इसने दिया था 2 टायर सिस्टम। और याद रखना है दोस्तों, पंचायत राज को सपोर्ट करने वाले कौन से दोस्तों पर्सन थे, वे थे गांधी जी। इनकी आइडियोलॉजी थी कि एक पंचायत सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि विलेज लेवल पर नीचे के लेवल तक दोस्तों जो सुविधाएं होती हैं वे नहीं पहुंच पाती थी पहले टाइम में, तो इसलिए ये इसको सपोर्ट करते थे। और सबसे पहले कौन सा स्टेट है जिसने पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था, वो था दोस्तों राजस्थान। और राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट। एंड ये किया था 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। और सेकंड थे आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है। उनकी सैलरी खुद पार्लियामेंट डिसाइड करता है। उनकी सैलरी खुद पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अब बात करते हैं इनकी बेसिक सैलरी कितनी होती है। बेसिक सैलरी का मतलब है एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट को हटा के। एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको
एक क्वार्टर मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी, आपका फ़ोन का बिल फ्री होगा, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेंगे, मेडिकल सुविधा मिलेगी। ये सभी सुविधा कुछ प्लस एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और उनको रिड्यूस करके जो बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में आपने बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपने बताना है कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो ये सभी हैं स्केड्यूल पर बेस्ड। तो देखिए हम स्केड्यूल पढ़ने वाले हैं, 8 स्केड्यूल, 2nd स्केड्यूल, 4th स्केड्यूल एंड 10th स्केड्यूल। चलिए जानते हैं सबसे पहले 2nd स्केड्यूल से। जो अभी हमने बात की थी अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स, मतलब जो बेसिक सैलरी है उससे हटके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, इनका प्रोविजंस कौन से स्केड्यूल में दिया है? इनका प्रोविजंस दिया है 2nd स्केड्यूल में। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं 2nd स्केड्यूल में। इनका जो अलाउंसेस होगा, प्रिविलेजेस होंगे एंड इमोल्यूमेंट होंगे, इनके लिए प्रोविजंस दिए हैं 2nd स्केड्यूल में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्केड्यूल, स्केड्यूल नंबर 8। ये रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। ऑफिशियल लैंग्वेजेस से यहाँ पे देखिए हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड स्केड्यूल पूछेगा जो कि हो जाएगा 8 स्केड्यूल। फिर पूछेगा कौन कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की गई थी। तो सबसे पहले लैंग्वेज थी जो कि ऐड की गई थी सिंधी। इसको ऐड किया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। देखिए कोई भी चीज अगर आपने रिमूव करनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐड करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या उसमें कोई भी बदलाव करना है, चेंजेस करने हैं, तो हमने अमेंडमेंट करना होता है, संशोधन करना होता है। तो यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 21वें संविधान संशोधन नियम 1967 में। और वहीं पे सेकंड है आपका कोनकी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। एंड उसके बाद 4 और लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, जो थी मैथिली, डोगो, बोडो, डोगरी एंड संथाली। ये हुई थी 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो ये याद रखना है आपने। फिर बात करते हैं 4th स्केड्यूल से। तो 4th स्केड्यूल में सभी प्रोविजंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। देखिए दोस्तों हमारे जो पार्लियामेंट होते हैं उसके 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इनमें स्टेट की कितनी सीट होंगी और यूटी की कितनी सीट होंगी ये फिक्स होता है। तो यहाँ पे 4th स्केड्यूल बताता है राज्यसभा में यूटी की सीट एंड यूनियन टेरिटरी की सीट कितनी होंगी। फिर बात करते हैं 10th स्केड्यूल की। 10th स्केड्यूल इनिशियली ऐड नहीं हुआ था जब हमारा संविधान बना, उस टाइम 10th स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको लाया गया 1985 में और ये था अमेंडमेंट एक्ट 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th स्केड्यूल को ऐड किया। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस। एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज 2 पार्टी है बीजेपी एंड कांग्रेस। बीजेपी का कोई मेंबर कांग्रेस में जाना चाहता है या कांग्रेस का कोई मेंबर बीजेपी में आना चाहता है, तो वो ऐसे ही नहीं आ सकता डायरेक्ट। उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ नियम और कानून हैं, उसके तहत ही वो ट्रांसफर कर सकता है। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हमको पता है जब हमारा देश गुलाम था, हमारी हम ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो उस टाइम हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसकी मांग उठती रही, बहुत टाइम से मांग उठती रही, उसको दबा दिया जाता था, बट फाइनली हमारा संविधान बनता है। तो हमने किस संविधान से इन्फ्लुएंस होके अपना संविधान बनाया, तो ये बनाया था
ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो उनके संविधान से हमने कुछ बातें सीखी और अपने संविधान को बनाया। इसलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। उधार लिया हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसके लिए कुछ पे किया है, हमने दोस्तों कुछ फीचर्स उठाए हैं। जैसे कि आप कोई घर में काम करते हैं, लेट्स सपोज आप मकान बना रहे हैं, तो आपने फ्रंट किसी से कॉपी कर लिया, वैसे ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें या तो अपने आप से ऐड की है या फिर किसी दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड की है। तो यहाँ पे हमने ब्रिटेन से क्या क्या चीजें बोरो की है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये सभी फीचर्स हमने अपने संविधान में ऐड किए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड कौन होगा? ये होंगे प्रेसिडेंट। और रियल हेड कौन होगा दोस्तों? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होंगे पीएम। तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होंगे। यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट का पद हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है, ये याद रखना है। हमने सिर्फ बोला है कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होंगे, ये वाली बात हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, आप लेट सपोज लोकसभा का चुनाव है, आप क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, सांसद को वोटिंग करते हैं, ठीक है। ये सांसद चुन के जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, बट सभी सांसद को, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे, इनको हम कैबिनेट में शामिल नहीं करेंगे। कुछ ही कैबिनेट में शामिल होते हैं। लेट सपोज 500 मेंबर हैं, 500 में लेट सपोज हमने 100 को कैबिनेट में शामिल कर लिया और उनको मिनिस्टर बना दिया। मिनिस्टर का मतलब उनको मिनिस्ट्री सौंप दी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, तो ये किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं कैबिनेट सिस्टम के पार्ट, कैबिनेट सिस्टम के पार्ट। और इनका हेड होता है पीएम, इनको हेड कौन करता है? पीएम। एंड पीएम को सिलेक्ट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? पीएम को सिलेक्ट तो करते हैं इनके मेंबर, सिलेक्ट करते हैं इनके मेंबर कि कौन पीएम बनना चाहिए, उसकी अर्जी देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। तो सिलेक्शन कौन करता है? मेंबर्स सिलेक्शन करते हैं। और अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट ऑफ पीएम भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एंड पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मतलब दो हमारे पास पार्लियामेंट्री टाइप होती है, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं, एल से लोअर, एल से लोकसभा, और अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं। एंड लोअर हाउस मोर पावरफुल, आपको पता है लोअर हाउस लेजिस्लेशन में काम करता है, एग्जीक्यूशन में काम करता है, तो ये मोर पावरफुल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर की काउंसिल है जिसको हम कैबिनेट सिस्टम बोलते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होता है लोअर हाउस के लिए, लोअर हाउस के लिए। एंड स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं इनका भी पद हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपने बताना है कि पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल ने पावर दी है कि वो सिटीजनशिप पर कोई भी एक्ट पारित कर सकता है, उसको पास करवा सकता है, उस पर नियम कानून बना सकता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 11। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं इन सभी आर्टिकल्स की जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम की बात बोलता है आर्टिकल 5। इसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी पर्सन के पास हमारे इंडिया का डोमिसाइल है, हमारे इंडिया का डोमिसाइल है, वो हमारे भारत का डोमिसाइल लगता है, तो उसके साथ ये तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो वो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ हो, या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे पहले वो 5 साल, एटलीस्ट 5 साल हमारे देश में रह चुका हो, तभी उसको माना जाएगा एज ए इंडियन सिटीजन। फिर बात करते हैं आर्टिकल 6 की। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान बना, तो कुछ पाकिस्तानी
जो उस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके थे वे इंडिया में माइग्रेट किए, और कुछ इंडियन जो कि इंडिया का हिस्सा बन चुके थे और जाना चाहते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान माइग्रेट किए। तो इंडिया से जो पाकिस्तान गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो पाकिस्तान से इंडिया आया उससे हमको मतलब है, उसको डेफिनेटली हमारी नागरिकता मिल जाएगी। तो ये बोला है आर्टिकल 6 में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 7 की। तो जैसे कि अभी हमने बात की, इंडिया से जो पाकिस्तान माइग्रेट किए, उनका मन था पाकिस्तान जाने का, पाकिस्तान चले गए, बट वहां पे उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और फिर वे आना चाहते हैं इंडिया में, और वे माइग्रेट कर गए दोस्तों इंडिया में, तो उनको भी नागरिकता मिलेगी, ये बोलता है आर्टिकल 7। फिर बात करते हैं आर्टिकल 8 की। अगर मेरे पास लेट सपोज इंडियन सिटीजनशिप है और मैं बाहर रहता हूँ, फॉरेनर कंट्री में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरे पास जो राइट्स होंगे वे लिखे हैं आर्टिकल 8 में, वे आर्टिकल 8 में आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 9 में ये बोला है कि अगर कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई सिटीजन इंडिया से बाहर चला जाता है और वहां की नागरिकता हासिल कर लेता है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो इंडियन सिटीजनशिप उसकी कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 बोलता है दोस्तों राइट्स ऑफ सिटीजन, जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे। आर्टिकल 11 ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक द लॉज एंड टू रेगुलेट द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, उन पर लॉज बनाने के लिए पावर मिलती है आर्टिकल 11 से। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे आपने बताना है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कौन एक फंक्शन नहीं है। देखिए दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होते हैं, ये होते हैं आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, और ऐसे ऑफिसर जो कि इंडिया के लिए मोर देन 20 ईयर सर्व कर चुके होते हैं। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस की, सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस की, और ये पूरे सेक्रेटरीट को देखते हैं, ये एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर को ऑन ऑल मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामले होते हैं उनमें एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर को कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा अगर कोई भाषण दे रहा है तो वो भाषण भी दोस्तों उसका नहीं होता है, कोई नेता अगर भाषण दे रहा है तो वो नेता का भाषण नहीं होता, वो एक आईएएस ऑफिसर का भाषण होता है। पहले उसको क्रॉस चेक किया जाता है, सभी चीजें की जाती है, क्या आपने बोलना है, क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, ये सभी चीजें डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड ये एज ए स्पोक पर्सन या स्पोक मैन भी काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बट कभी भी ये रिपोर्ट नहीं करेगा यूनियन होम मिनिस्टर को रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ स्टेट, स्टेट के मामलों में जो भी स्टेट के मामले होते हैं उनको रिपोर्ट नहीं करेगा होम मिनिस्टर को, यूनियन होम मिनिस्टर को। एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे मिनिस्टर लिख लेना, ऑफ स्टेट, सीएम इनको अपॉइंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी जिसमें आर्टिकल 352 है, 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। एक होता है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं 356, और एक होता है 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब यहां पे बात करें इमरजेंसी क्यों लगती है, अगर देश को खतरा हो तो इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी इमरजेंसी ये होती है। तो नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है तो कौन से ब्याह पे लगती है, आज तो हम सभी समझते हैं अगर किसी दूसरे देश से हमारा युद्ध हो जाए या फिर अंदर कोई दोस्तों आर्म रिबिलियन हो जाए, आर्म रिबिलियन का मतलब हथियारबंद लोग अंदर कोई डिस्टरबेंस पैदा कर दे, लड़ाई झगड़े कर दे, ठीक है, तो उस टाइम प्रोविजंस हैं कि आप लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसको लगाता कौन है, देखिए ये हमारे 2 हाउस हैं, एक लोअर हाउस लोकसभा, एक अपर हाउस राज्यसभा। तो इनमें एक
एक्ट पास होती है, इनमें एक पेपर बनता है, उस पे सभी के साइन किए जाते हैं और सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलता है, क्योंकि ये हमारे लोक हित में नहीं है। भाई इमरजेंसी हमारे हित में नहीं है, यहाँ पे हमारे राइट्स को दबाया जाता है, तो इसलिए ये स्पेशल मेजोरिटी से लगाया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की होती है, मतलब अगर 100 मेंबर है तो 67 मेंबर इसको हाँ करने चाहिए। इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट इस पर अपनी दोस्तों मोहर लगा के बोल देता है कि अब इमरजेंसी लग जाएगी। बट कौन से ग्राउंड पे लगेगी? यहाँ पे 3 ग्राउंड है, 3 ग्राउंड है, उसमें से एक है दोस्तों इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। इंटरनल डिस्टर्बेंस वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब पूरी तरह से डिफाइन नहीं है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, कब कब आप इंटरनल डिस्टर्बेंस मानेंगे। इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है कि कोई एक ग्रुप कहीं पे रैली कर रहा है तो उसको भी मान लिया जाए कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, या कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसको भी मान लिया जाए इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसके आधार पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाए, तो ये गलत था। उसके बाद 1978 में इसको करेक्ट किया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल दिया गया आर्म्ड रिबेलियन में, कि भैया अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नेशनल इमरजेंसी 352 में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट में डिक्लेयर एन इमरजेंसी व्हेन रिलीजन इज अंडर ए वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब या तो वॉर हो या फिर एक्सटर्नल कोई एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। अब यहाँ पे देखिए 1962 में चाइना इंडिया वॉर हुआ था, उस टाइम लगी थी, जब पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट थे राधा कृष्ण। 1971 में पाकिस्तान इंडिया वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश बना था सेपरेट, उस टाइम पीएम थे इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी और इस ईयर को ब्लैक ईयर भी बोला जाता है, ठीक है। और इस टाइम प्रेसिडेंट थे फरुखदीन अली अहमद एंड पीएम थी इंदिरा गांधी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं इसको कैसे हटाएंगे। रेवोकेशन, रेवोकेशन का मतलब है हटाना, हटा सकते हैं आप, लोकसभा हटा सकती है इसको, प्रेसिडेंट हटा सकता है इसको बाय पासिंग ए रेजुलेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के तहत इसको हटाया जा सकता है, बट ये भी आया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। देखिए हुआ क्या था, 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था 1976 में। इसके तहत बहुत सारे नियम कानून बदले गए थे, जो सरकार के हित में होता है, उसके फेवर में होता है, वो चीज दोस्तों यहाँ पे उस पर ज्यादा जोर दिया गया था, जो लोगों के हित में होता है उसको छीन के। तो यहाँ पे 1976 में इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, और ये बनाया था इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। तो उस टाइम इसको आसानी से नहीं हटा सकता था कोई भी, बट बाद में इसको करेक्ट किया गया, अब ये सिंपल मेजोरिटी से हटा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है। लेजिस्लेचर उसको बोलते हैं जो कि नियम कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो होता है जो कि उनको एग्जीक्यूट कराता है। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन पर आप कंट्रोल करेंगे, मतलब स्टेट के लेजिस्लेचर और उसके एग्जीक्यूशन पर किसका कंट्रोल रहेगा? सेंट्रल का कंट्रोल रहेगा, बट आप उसको कभी भी सस्पेंड नहीं करेंगे, आप उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। तो बात करते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उनका फाइनेंस कम या फिर रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस या फिर कैंसिल कर सकता है। मतलब लेट सपोज 10 लाख का फाइनेंस है, 10 लाख देने हैं, तो ये इसको कम करके 5 लाख भी कर सकता है, पूरी तरह से कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि उस टाइम फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं
लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल का होता है, आप सभी जानते हैं। लेट्स सपोज 10 दिन बाद इसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है और न्यू इलेक्शन होने वाले हैं और आज ही इमरजेंसी लग जाए, तो क्या आप इलेक्शन करा पाएंगे? नहीं दोस्तों, आप इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसका टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसका टाइम पीरियड एक टाइम में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पर जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो हमको जीने की स्वतंत्रता देते हैं, हमको बोलने की स्वतंत्रता देते हैं, हमको कहीं जाने, मतलब हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो हमको दोस्तों अच्छे से फ्रीडमली जीने के अधिकार देते हैं, ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड किए जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। बट कौन कौन से, ये याद रखना है। आप कभी भी आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 में जो भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, वे बने रहेंगे। आर्टिकल 20 ये बोलता है, लेट्स सपोज आपने कोई क्राइम किया, तो उसके लिए आपको कुछ दोस्तों, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होंगे, आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आर्टिकल 20 के अंदर दिया है कि आपने कोई क्राइम किया और उसकी आज सजा है 5 साल और कल कोई भी अमेंडमेंट आके उसकी सजा हो जाए 6 साल, तो आपको 5 साल मिलेगा, ना कि 6 साल। आपको कभी भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो सारे यहाँ पे नियम कानून है जो कि आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में है जीने का अधिकार, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इमरजेंसी लगे या ना लगे, ये दोनों आर्टिकल बने रहेंगे, इनके अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वे बने रहेंगे। बट आर्टिकल 19 और अदर जितने भी आर्टिकल हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अभी सस्पेंड कैसे किए जाते हैं, इनके लिए आर्टिकल 358 है, 359 है। 358 सस्पेंड करता है आर्टिकल 19 में जितने भी मौलिक अधिकार है, जैसे कि बोलने का अधिकार है, आपको सभा करने का अधिकार है, आपको कहीं जाने का अधिकार है, आपको कहीं जमीन खरीदने का अधिकार है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी आप जमीन खरीद सकते हैं। आपको दोस्तों प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार जो कि 6 अधिकार हैं, आपको आर्टिकल 19 में मिल जाएंगे। इनको पूरी तरह से रद्द किया जाता है और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटती है फिर से लागू हो जाते हैं। आर्टिकल 359 बाकी के जितने भी और बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रद्द करता है, उनको सस्पेंड करता है, बट छोड़ के किसको? आर्टिकल 20 एंड 21 को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया था आर्म्ड रिबेलियन में इन 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। चलिए बात करते हैं दोस्तों 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्तों छेड़छाड़ की गई थी, पूरी तरह से संविधान को बदल दिया गया था। बाद में चल के 1978 में जो भी चीज बुरी थी उनको हटा के अच्छाई में तब्दील किया गया। बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 में है, एंड उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में है, और ये आज तक नहीं लगी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है 100th अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। तो जो 100वां संविधान संशोधन है ये किससे रिलेटेड है? ये है इंडियन बांग्लादेश टेरिटरी से, मतलब जो टेरिटरीज हैं उनसे रिलेटेड है, इंडिया और पाकिस्तान की। यहाँ पे देखिए एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू दी बांग्लादेश। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी पावर को ड्राइव करती है, अपनी पावर को लेती है।
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये काम होना है तो वो वही काम करेगा, उससे अलग नहीं काम करेगा। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इनमें भी दो बॉडी और होती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन होती है? जिनके पास अधिकार होता है नियम कानून बनाने का, मतलब लेजिस्लेचर का पावर होता है, एंड एग्जीक्यूशन का भी पावर होता है, उनको इन्फोर्स कराने का भी पावर होता है। बट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिनके पास ये अधिकार नहीं होते, ना तो ये नियम कानून बना सकते हैं और ना ही उनको इन्फोर्स करा सकते हैं। ये फिर सिर्फ देख रेख करते हैं, ये सिर्फ देख रेख करते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं। जैसे कि हमारी नीति आयोग, जैसे कि हमारा नीति आयोग, ये एडवाइस करते हैं और सुपरविजन करते हैं। जबकि स्टैट्यूटरी बॉडी ये दोस्तों नियम कानून बना सकती है, उनको इन्फोर्स कर सकती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है, याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब यहाँ पे देखिए, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो सेटअप एज स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992। और कौन सी एक्ट के तहत हुआ था? 1990 एक्ट के तहत हुआ था। एंड स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो कि दोस्तों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और इनको पार्लियामेंट बनाता है, इनको पार्लियामेंट बनाता है। चलिए बात करते हैं कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज की, जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेबी। और ये कौन सी एक्ट के तहत बना था? 1992 की एक्ट के तहत बना था। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अभी हम बात किए हैं 1990 एक्ट के तहत बना था, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो कि 1990 के तहत बना था। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे नीति आयोग की, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग की जो चेयरपर्सन होते हैं, हेड होते हैं, वे पीएम होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इन विच ईयर नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज सेपरेट स्टेट। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1963, बट यहाँ पे सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए बात करते हैं ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट, जैसे कि नागालैंड 1963, महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960, गोवा 1987, आंध्र प्रदेश 1953, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 में। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना बना 2014 में, 2 जून 2014 में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एसएससी जेईई के लिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट को कौन तैयार करता है और कौन उसको रिप्रेजेंट करता है, या उसकी प्रेजेंटेशन कौन करता है, उसको प्रेजेंट कौन करता है? तो इसको प्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसके हेड होते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 112 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। तो यूनियन बजट का दूसरा नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनऑगरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत बहुत खराब थी, तो वहाँ पे हेड चाहिए था। तो हेड किसको बनाया था? हेड बनाया था सबसे जो बुजुर्ग थे, ओल्डेस्ट पर्सन थे, वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 की। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अब अगर आपको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में बता देता हूं। जब हमारा संविधान बनना था तो उस टाइम कुछ मेंबर सेलेक्ट किए गए थे जो कि उस संविधान को बनाने में हेल्प करेंगे, उस संविधान को बनाने में हेल्प करेंगे। तो इसके ऊपर वोटिंग हुई थी, अलग अलग क्षेत्र से चुन के मेंबर्स आए थे, उन्होंने जाके कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया और इस पूरी असेंबली को बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी पहली बैठक हुई थी, पहला सेशन हुआ था दिल्ली में। अब पहले सेशन हुआ था दिल्ली में और डेट क्या थी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और अगर दोस्तों आपने सीरियसली नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपने इंजीनियर्स पाथ एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाना है। अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, फी रहेगा 499 रुपीज़। आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और टोटल 120 आवर्स का कोर्स है। आप 2x में करके सभी चीज़ें 60 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं या 80 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 50 टू 55 डेज का टाइम काफ़ी होता है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9568738917। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।